मैं डॉक्टर दीप्ति जायसवाल, इतिहास विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी किस प्रकार गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और इसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की जाने लगी। और यद्यपि कि कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत के प्रमुख सांप्रदायिक जो शक्तियां थीं, हिंदू, मुस्लिम और सिख और रजवाड़े, देसी रजवाड़े, दलित वर्ग, इन सभी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि सितंबर से दिसंबर 1930 में आयोजित हुआ था। क्योंकि कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और ये सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, और अंग्रेज सरकार को भी इस बात का आभास हो गया कि यदि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है तो अगर हम कोई भी संवैधानिक बदलाव करेंगे तो वो भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत नहीं होगा। तो इरविन से बातचीत का एक रास्ता ब्रिटिश सरकार द्वारा खुलता है। और क्योंकि गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो गांधी जी को जनवरी में रिहा किया जाता है, जनवरी 1931 में, और इरविन से बातचीत का रास्ता खुलता है। और करीब 20 फरवरी 1931 को बातचीत प्रारंभ होती है और लगभग 15 दिनों की वार्ता के बाद गांधी इरविन समझौता, जिसके अंतर्गत कुछ बातें तय होती हैं, जिसको हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं, वो स्वीकार होती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बातें थीं कि राजनीतिक बंदियों की जो रिहाई है वो होगी और जिन पर हिंसा का आरोप नहीं लगा होगा केवल वही बंदी रिहा किए जाएंगे। इसके अलावा नमक बनाने की छूट भी भारतीयों को दी गई। तो हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। और अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस प्रभाव के अंतर्गत बात करें कि किस तरीके से इसने उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, तो हम देखते हैं कि ये असहयोग आंदोलन की तुलना में इसमें 3 गुना ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। और यद्यपि मुस्लिमों का इसमें पार्टिसिपेशन कम रहा और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक संख्या में बढ़ा और वो सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देने लगी, प्रदर्शन और धरना और विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से। और युवा वर्ग और जो भारत का ग्रामीण वर्ग है, और कह सकते हैं कि जो चाहे वो गरीब हो, निरक्षर हो, किसी भी वर्ग का हो, वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन काफ़ी बड़ी संख्या में आम भारतीय को जोड़ने में सफल रहा। और इसी समय फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात प्रारंभ होती है। तो 1931 के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार करती है। और कांग्रेस द्वारा पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की भी घोषणा इस अधिवेशन में की गई। और गांधी जी को कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, जो कि आयोजित होता है नवंबर से जनवरी 1931 तक, जो कि आयोजित सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आयोजित होता है 1931 में ही। और हम कह सकते हैं कि गांधी जी के साथ ही इस सम्मेलन में रजवाड़े, देशी रजवाड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख प्रतिनिधि भी भाग लेने के लिए नामित किए गए थे। और उन्होंने अपनी मांगें, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ी हुई थीं, उन्होंने रखनी प्रारंभ की, और जो कि उनके स्वार्थों से जुड़ी हुई थी, उनके हितों से ही जुड़ी हुई थी। और अब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग दलितों के साथ अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी प्रारंभ कर दी थी। और क्योंकि गांधी जी कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे, और हम कह सकते हैं कि गांधी जी का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना, भारत की स्वाधीनता की बात करना था,
तो ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। यद्यपि कि गांधी जी जब पहुंचते हैं उस सम्मेलन में, तो वहाँ का एक नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस, जो कि गांधी जी को कहता है कि गांधी जी जब सेंट जेम्स के महल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उनकी जो आभा है वो अत्यंत ही दिव्य और अप्रतिम है। और जब गांधी जी इस सम्मेलन की असफलता के बाद भारत लौटते हैं तो वो कहते हैं कि मैं खाली हाथ भारत आया हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता से गांधी जी बहुत हतोत्साहित होते हैं, जो कि उनको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने गांधी इरविन समझौते के बाद स्थगित कर रखा था, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और इस उद्देश्य से उन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेष्टा की और जनवरी 1932 में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात कही। और प्रमुख कांग्रेसी नेता भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन कांग्रेस के कार्यालय, उनके कोष वो जब्त कर लिए जाते हैं उन पे। इसके अलावा जो अन्य धरना प्रदर्शन सत्याग्रह, उस पर रोक लगाने की और उनका दमन करने की बात की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो गांधी जी इस आंदोलन के इस तरीके के दमन चक्र से हतोत्साहित होने लगते हैं और उन्होंने अधिकृत रूप से 1933 में इस आंदोलन को निलंबित करने की घोषणा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई और 1934 में इस आंदोलन को पूरी तरीके से वापस ले लिया जाता है। तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर स्थगित किया गया तो इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि लोगों में उत्साह की कमी होने लगी थी और निरंतरता की कमी हो रही थी। लेकिन ये आंदोलन कुछ प्रभाव भी छोड़ने में सफल हुआ, जिसमें कि लोगों में अपने सामाजिक चेतना और राजनीतिक स्वाधीनता की जो अलग थी वो जगी और साथ ही कुछ नए तरीके भी डेवलप हुए विरोध के, जैसे प्रभात फेरियां निकालना, पर्चे बांटना इत्यादि इत्यादि। तो ये जन आस्था से जुड़ा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार फिर से पुनः समाप्त हो जाता है और मैं कह सकती हूँ कि गांधी जी फिर से एक बार इस राष्ट्रीय आंदोलन से किनारे थोड़ा समय के लिए हो जाते हैं और एक बार उन्होंने सितंबर 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया। तो हम इस वीडियो में यहीं तक चर्चा करेंगे और आगे के वीडियो में हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे। धन्यवाद।